राजकुमारी वसुंधरा अपने राज्य के सुंदर जंगल में एक तालाब के किनारे आसपास के दृश्य को निहार रही थी। तभी उसका पिता राजा सूरज वहां आ पहुंचा। कुमारी, अब हमें वापस चलना चाहिए। पिताजी, कुछ क्षण और रुकिए। देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। देखिए ना, कोहरा भी बढ़ने लगा है, जो दृश्य को और सुंदर बना रहा है। राजा सूरज बढ़ते हुए कोहरे को देखकर चिंता भरे स्वर में बोला। एक व्यक्ति वहां प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा सूरज और वसुंधरा दोनों चौंक गए। तब तुम्हारी मेरी पुत्री से विवाह करने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। से तू हमारे सामने प्रकट होकर अपनी जादुई शक्तियों से डराना चाहता है क्या? अगर ऐसा है तो ये तेरी भूल है। मत भूल जादूगर कि मेरे राज्य में भी शक्तिशाली से शक्तिशाली मायावी शक्तियों की जानकारी रखने वाले लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। तुम मूर्ख हो राजा सूरज। मैं जानता हूँ कि राजकुमारी वसुंधरा की माँ मनुष्य नहीं, एक परी थी और मुझे उससे एक बच्चा चाहिए। सीधी तरह से अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दे, अन्यथा तुम क्या कर लोगे? जादूगर प्रताप हंसने लगा। अगले ही पल कोहरा तेजी से बढ़ गया। राजा सूरज को कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। कोहरा छट गया, लेकिन वहाँ ना तो जादूगर प्रताप था और ना ही राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा कहाँ हो? वसुंधरा! चाचा जी, ये वृक्ष तो बड़ा ही प्राचीन मालूम होता है। वृक्ष को देखकर मुखिया के मन में डर उत्पन्न हो गया। हाँ अशोक, इसी वृक्ष की वजह से मैं तुम्हें सीमा पर लेने आया था। जी, तो क्या दिक्कत है इसमें? आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या है? बेटा, कहते हैं कि इस वृक्ष में किसी डायन का साया है, लेकिन तुम पहली बार आए हो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। चलो चलो। अशोक कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक मुस्कुरा कर बोला। वृक्ष तो मुझे बहुत ही प्राचीन और सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये आपकी गलत फहमी है, मतलब पूरे गांव की ही गलत फहमी है। लोग बेवजह डरते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो अभी देखिए। अचानक अशोक चलती बैलगाड़ी से कूद गया। अशोक, सुनो! अरे बेटा, नादानी मत करो। अशोक! लेकिन अशोक वृक्ष के पास पहुंच चुका था। तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज गूंजी। मेरी मदद करो मानव, मेरी मदद करो। ये सुनकर अशोक डर गया। हे भगवान, इसका मतलब चाचा जी सही कह रहे थे। जरूर ये डायन की आवाज है। मैं डायन नहीं हूँ। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर ही मैं आ सकती हूँ। जब तुम मुझे देखोगे तो विश्वास करोगे कि मैं डायन नहीं हूँ। मेरी मदद करो मानव, मेरी मदद करो। अशोक बुरी तरह कांप गया। वो दौड़कर बैलगाड़ी की ओर आ पहुंचा। चाचा जी, आप सही कह रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही मैं वृक्ष के नीचे गया, किसी स्त्री की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने तुमसे मना किया था। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो। अशोक तुरंत बैलगाड़ी को तेज तेज वहाँ से दौड़ाने लगा। अगले दिन पूरे गांव में यही बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। अरे भाई अशोक, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तुम इस गांव में पहली बार आए हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था। मुझे तो लगा था कि गांव वालों के मन में बेवजह का डर है, जिसे मैं समाप्त कर दूंगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उस चुड़ैल से ये नहीं कहा कि सामने आ जाओ। क्या पता वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हें मार देती तो। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं मूर्ख हूँ? वह बैलगाड़ी तक आ गया चाचा जी के पास। दूर से इस बातचीत को गांव का रहने वाला किशन सुन रहा था।
किशन के खेत में फसल लहलहा रही थी। वो मेहनत करने लगा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। तुम्हारी फसल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, तुमने इस बार बहुत अधिक मेहनत की है। आप तो जानते ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। मेरे कंधों पर मेरी जवान बहन की जिम्मेदारी है, जिसका विवाह कुछ दिन बाद होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि उसके विवाह में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सकूं। हाँ, चिंता मत करो किशन, मेरा और सारे गांव वालों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारे बहन के विवाह में शामिल होकर उसके संग हाथ बटाएंगे। मुखिया जी, आपका भतीजा अशोक चौपाल पर बता रहा था कि वो उस वृक्ष के नजदीक चला गया था। अब तुम्हें क्या बताऊं किशन, उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अचानक से दौड़ता हुआ पेड़ के पास जा पहुंचा और बस फिर तुरंत ही डरता हुआ वापस आ गया। चलो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। घर पर किशन की बहन राधा रसोई में थी। भाई को देखते ही वो मुस्कुराई। भैया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। दोपहर का खाना कब का बना चुकी हूँ। बस सोच रही थी कि आप जैसे ही आ जाएं तो गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूं। आपको गर्मा गर्म रोटियाँ बहुत पसंद है ना? बहन, तुम मुझे गरम रोटियों की आदत क्यों डाल रही हो? अरे कुछ दिनों बाद तुम चली जाओगी, उसके बाद तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा ना। क्यों? क्या आप विवाह नहीं करेंगे? शादी तो करनी है, पर क्या पता मेरी पत्नी का मिजाज कैसा निकले। रोटी बना के दे या मुझसे ही रोटी बनवाए। अगर उन्होंने आपको गर्मा गर्म रोटियां नहीं बना कर दी तो मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। अरे मेरी बहन राधा, तू तो अभी से ही अपनी भाभी से लड़ने लगी। जब तेरी भाभी आ जाएंगी तब तो तू उनका बुरा हाल कर देगी। एक दिन किशन ने राधा से कहा, राधा, 2 दिन बाद हमारी फसल पूरी तरह से पक जाएगी। उसके बाद मैं काट दूंगा और राज्य में बेच दूंगा, है ना? अगले दिन किशन जब खेत में पहुंचा तो अपनी फसल को देखकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरी फसल रातों रात कैसे खराब हो सकती है? उसने देखा कि फसल में कीड़े लगे हुए थे। तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। अरे किशन, अरे किशन, क्या तुम्हारी फसल भी खराब हो गई? मेरी फसल खराब हो गई से आपका क्या मतलब है? और किसकी खराब हुई है? अरे किशन, पूरे गांव की फसल का यही हाल है। अचानक से सारी फसल में कीड़े लग गए और सारी की सारी फसल खराब हो गई। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, अन्यथा हमारा गांव भी भुखमरी की चपेट में आ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो किशन। हमारे गांव के नजदीक जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन साधु महाराज के पास जाऊंगा। इतना कहकर किशन जंगल की ओर चला गया। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? किशन ने गांव की सारी घटना साधु को बताई। कि सीमा पर जो वृक्ष है उसके अंदर जिस किसी का भी वास है वो तुम्हें अपने सामने आने के लिए कहेगी। बेखौफ होकर उसे सामने आने के लिए कहना और वो जिस काम के लिए कहे वो करना होगा, अन्यथा तुम्हारा गांव तबाह हो जाएगा। उस वृक्ष पर रहने वाले ने क्रोध में श्राप दिया है। वजह जाननी है तो स्वयं जाकर उससे पूछो, अन्यथा भारी मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर साधु ने फिर आंखें बंद कर ली। किशन सीधा गांव लौट आया और सन्नाटे में किशन उस वृक्ष के पास जा पहुंचा। तभी वृक्ष के अंदर से एक आवाज आई, मेरी मदद करो मानव। तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक परी वहाँ प्रकट हो गई। हैं? हम गांव वाले समझते थे कि इस वृक्ष में डायन, पिशाचनी या चुड़ैल का वास है, लेकिन
लेकिन तुम तो एक परी हो। हाँ, जब भी कोई मनुष्य इस वृक्ष के नजदीक आया, मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो और मुझे सामने आने की इजाजत दो, क्योंकि हम परियां जब तक मनुष्य की अनुमति ना हो तब तक उसके सामने प्रकट नहीं हो सकती। और मैंने इस गांव को श्राप दे दिया। अब अगर मैं श्राप तोड़ना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? परी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अक्सर सुना होगा कि परियों के हाथ में एक जादुई छड़ी होती है, उसमें हमारी सारी शक्तियाँ होती हैं। कि मेरे पास मेरी जादुई छड़ी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर परी लोक की दुनिया में जाने वाला एक अदृश्य द्वार खुलता है। हम परियां इस द्वार से अक्सर इस धरती पर आती जाती रहती थी। एक जादूगर ने परी लोक पर हमला कर दिया और सारी परियां डर की वजह से भाग गईं। उसने मेरी जादुई छड़ी छीन ली। मैं परियों की रानी थी और मजबूरन मुझे परी लोक से यहाँ आना पड़ा। तब से वो राजकुमारी पर विवाह का दबाव बना रहा है। अगर राजकुमारी वसुंधरा विवाह के लिए तैयार हो गई तो विश्वास करो, मनुष्य लोक और परी लोक दोनों जगह तबाही होगी। कि मैं इतना जानती हूँ कि उस जादूगर का अंत केवल एक मनुष्य के हाथों ही लिखा है। तुम्हारा यहाँ आना और निडर होकर मेरे सामने खड़ा होना ये दर्शाता है कि तुम वही हो। तुम्हारी बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई। मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम जैसे ही इस वृक्ष के ऊपर जाओगे तो अदृश्य द्वार की चपेट में आकर स्वयं को परी लोक में पाओगे। वहाँ तुम जंगल में अपने आप को देखोगे। जब तुम जंगल को पार करोगे तब तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। उस तालाब के अंदर एक राक्षस रहता है। वो तालाब से बाहर आकर तुम्हें मारने का प्रयास करेगा। जंगल में एक नीले रंग का वृक्ष देखना होगा जो तालाब के आसपास ही होगा। उस वृक्ष में पौधे ठोस और नुकीले तलवार के आकार के उगते हैं। तुम्हें तुरंत उनमें से एक पौधा तोड़ना है और सीधा राक्षस पर वार कर देना है। किशन तैयार हो गया। ठीक है परी, मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ता हूँ। किशन तुरंत वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वृक्ष की एक शाखा बहुत ज्यादा लंबी थी। इतनी लंबी शाखा तो मैंने कभी नहीं देखी। हो सकता है कि अदृश्य द्वार यही हो। किशन थोड़ी ही दूर चला था कि अगले ही पल उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जंगल में पाया। किशन आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे एक तालाब नजर आया। अगले ही पल तालाब से काला धुआं उठा, आकृति धारण करके उसके सामने आ गया। मूर्ख मनुष्य, क्या तुझे बिल्कुल भी आभास है कि तू है कहाँ? मैं तुझसे नहीं डरता। राक्षस क्रोधित हो गया। तू जानेगा डर क्या होता है जब मैं तुझे उठाकर पटकूंगा। परी ने बिल्कुल सही कहा था। इस नीले वृक्ष के पौधे नुकीले और ठोस हैं, ठीक तलवार की तरह। किशन ने फुर्ती से दौड़ लगाई और नील वृक्ष से एक पौधा तोड़ लिया। राक्षस कुछ समझ पाता उससे पहले किशन ने पौधे से उस पर वार कर दिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और राक्षस जलकर राख हो गया। वो भी परीलोक में मेरा अंत करने के लिए आया है। ओहो, उसने राक्षस को तो समाप्त कर दिया, परंतु वो मेरे उस हथियार को समाप्त नहीं कर पाएगा जो मानव की कमजोरी है। तो पीछे बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। किशन ने तुरंत वो अंगूठी मायावी स्त्री की उंगली में पहना दी। उसका चेहरा भयानक हो गया और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में एक तलवार प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। अरे ये क्या? ये तो बड़ा ही वीर और धैर्यवान निकला। मायावी की सुंदरता भी इसे रोक ना सकी।
अरे अभी अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि एक साधारण मनुष्य मेरा अंत करेगा। कि तभी किशन बड़ी तेजी से आया और तलवार का वार सीधे उसके शरीर पर कर दिया। जादूगर चीखता हुआ जलकर राख हो गया। यही पल वही परी प्रकट हुई और राजा सूरज से बोली, तुम्हारी पुत्री ने जो बताया वो सब सत्य है। राजा सूरज ने किशन को ढेर सारा धन दिया और कहा, हम तुम्हारी बहन के विवाह में अपनी पुत्री के साथ स्वयं शामिल होंगे। किशन ने अपनी बहन का विवाह गांव में बड़ी धूमधाम से किया। राजा सूरज अपनी पुत्री वसुंधरा के साथ वहां शिरकत करने पहुँचे। राज्य की बागडोर तुम्हारे जैसे वीर मनुष्य को सौंपना चाहते हैं। लोग कहते थे, जब तक ये जादुई पेड़ खड़ा है इस भूमि पर बुराई कभी सिर नहीं उठा सकेगी।